रात के करीबन 10 बज रहे थे। रोहित अपनी माँ नमिता और पत्नी सुहाना को फोन करता है, मगर दोनों का फोन स्विच ऑफ जा रहा था। बेचारी बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था। वो उन दोनों का इंतजार कर ही रहा था। दोनों सास बहू नशे की हालत में रात के करीबन 2 बजे घर आती हैं। रोहित उन दोनों से उस समय कुछ भी नहीं कहता, लेकिन जैसे ही सुबह होती है वो नहा धोकर पूजा पाठ करके अपनी माँ और पत्नी दोनों को जगाते हुए कहता है, माँ, सुहाना, सुबह हो चुकी है और इधर आओ, मुझे आप दोनों से ना बहुत जरूरी बात करनी है। अब पानी सर के ऊपर जा रहा है, धीरे धीरे अगर ऐसे ही रहा तो आप दोनों की आदत कभी भी नहीं सुधरने वाली। अरे समाज में रहने के लिए इंसान की तरह रहना पड़ता है, ना कि इस तरह से बेशर्मी दिखाकर अपनी मनमानी करो। अरे कौन है इतनी सुबह सुबह? फालतू में कान में दर्द करने के लिए आ गया है। अरे जाओ बाबा यहाँ से। बहुत मेहनत की है मैंने और मेरी बहू ने, अभी तक नशा उतरा नहीं है हमारा अच्छे से। अरे ये गली वाले भी ना रात को सोने भी नहीं देते, चैन से परेशान करने में लगे रहते हैं। अरे जाओ बाबा, सोने दो, हम दोनों को बहुत थक गए। हम दोनों को अभी आराम की जरूरत है, भगवान के लिए जाओ। दोनों नींद में थी। रोहित उनके ऊपर पानी डालते हुए उनको जगाता है और कहता है, अगर अभी भी आप दोनों को नशा नहीं उतरा है ना, तो एक काम करो, जाकर नींबू पानी बनाकर अपने आप पी लो, उससे शायद आपका नशा उतर जाएगा। और अभी फिलहाल के लिए आपका नशा उतरना बहुत ही जरूरी है, वरना मजबूरन मैं बिना खाए पिए ऑफिस के लिए चला जाऊंगा। वैसी बहुत ही ज्यादा इज्जत बना रखी है अब दोनों ने मेरी। भूखे पेट चला गया तो क्या ही फर्क पड़ेगा आप दोनों को। अरे मेरे लाल, क्या हो गया? क्यों इतनी सुबह सुबह गुस्सा कर रहा है? सब ठीक है ना? वहाँ अब आपको अपने लाल की याद आ रही है। आपको पता है आपका लाल कितना ज्यादा परेशान हो गया था। मैंने आपको इतना कॉल किया, सुहाना को इतना फोन किया, लेकिन आप दोनों में से किसी का भी फोन लगने का नाम ही नहीं ले रहा था, क्योंकि आप दोनों तो मस्त थे अपनी मस्ती में। बाहर में गया आपका बेटा, क्या फर्क पड़ता है अगर वो परेशान भी था तो। अरे बेटा ऐसा मत बोल, तू तो मेरी जान है। बस कल थोड़ी सी ज्यादा हो गई हम दोनों की, लेकिन मेरी तो किस्मत खराब है जो मुझे ना ऐसी निकम्मी सी बहू मिली है। नमिता और सुहाना दोनों एक दूसरे को घूरने लगती है और आपस में लड़ते हुए एक दूसरे से कहती है, अरे वाह सासू माँ, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मैंने आपको कितना मना किया था सासू माँ, इतना मत पियो, लेकिन आप तो मेरी सुनती ही नहीं। अगर मैंने ज्यादा पी ली तो तूने कौन सी छोड़ दी? पैग पे पैग मारी जा रही थी। आप दोनों में जरा भी शर्म नहीं है। अरे मैं एक आदमी होकर अभी तक ये शराब, ये लेट नाइट पार्टी नहीं करता, बल्कि इन सब से अपने आप को बहुत दूर रखता हूँ, क्योंकि जो लोग इसकी संगत में पड़ जाते हैं ना, वो अपना घर परिवार कभी नहीं चला पाते। आप दोनों को कब समझ में आएगी ये बात? अपनी मस्ती में इतने ज्यादा मस्त हो कि आपको मेरा ख्याल ही नहीं है कि मैंने रात को खाना खाया नहीं खाया। रोहित उदास होकर ऑफिस के लिए बिना खाए पिए चला जाता है, जिसके बाद नमिता और सुहाना को बहुत बुरा लगता है और वो दोनों आपस में कहती है, हे राम जी, मेरा बच्चा तो बिना खाए पिए ऑफिस चला गया। मैं एक काम करती हूँ, रोहित जी के लिए खाना बनाकर उनके ऑफिस में उनको दे आती हूँ। ठीक है बहू। सुहाना थोड़ी देर में रोहित के लिए खाना बनाती है और अच्छे से बोल्ड लुक में तैयार होकर रोहित के ऑफिस जाती है। रोहित के ऑफिस में सभी लोग सुहाना को देखने लगते हैं और कुछ लोगों के दिलों में तो सुहाना के लिए प्यार की घंटियां बजना शुरू हो जाती है। थोड़ी देर में रोहित वहां जाता है और सुहाना को इस तरह से बोल्ड लुक में देखकर गुस्सा हो जाता है और वो सुहाना को अपने कैबिन में ले जाकर उससे कहता है, अगर ऑफिस आना ही था तो अच्छे से आती ना। ये क्या आधे अधूरे कपड़े पहनकर आ गई हो? यार मैं और तुम दोनों को नहीं झेल सकता हूँ यार, तुम लोग मुझे कितना परेशान करोगी। रोहित गुस्से में अपना खाना नहीं खाता। थोड़ी देर बाद सुहाना भी घर आ जाती है। ऐसे ही रात के करीबन 10 बज जाते हैं, लेकिन ऑफिस से घर नहीं आता। सुहाना और नमिता दोनों से फोन करती है, लेकिन उसका फोन बंद था। हे भगवान, न जाने क्या बात हो गई है, मेरे बेटे का फोन ही नहीं लग रहा। आज से पहले तो रोहित ने कभी ऐसा नहीं किया। अगर उसे लेट आना होता था तो वो फोन करके ही बता देता था कि माँ आज मैं लेट आऊंगा। उसकी ना बहुत चिंता हो रही है मुझे। हाँ माँ जी, आज से पहले तो रोहित ने कभी ऐसा नहीं किया, उनको फोन भी नहीं लग रहा है। मन बहुत भारी हो रहा है। सब ना हमारी गलती है बहू, हमारी वजह से ही रोहित बहुत ही ज्यादा परेशान रहने लगा है। बेचारा जिन चीजों के लिए हमें मना करता था हम वही करते थे। आप बिल्कुल सही कह रही हो सासू माँ, गलती तो हम दोनों की ही है।
दोनों काफी देर से रोहित का इंतजार कर रही थी। आखिरकार रात के करीबन 3 बजे रोहित नशे की हालत में घर आता है। ये देखकर सुहाना और नमिता को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन दोनों उसे किसी तरह से कमरे में ले जाती हैं और उसे सुला देती है। ऐसे ही अगली सुबह जब रोहित उठता है, तब नमिता और सुहाना उसे कहती है, ये सब क्या है रोहित? कल रात को तू दारू पी के आया था, यही संस्कार दिए हैं क्या मैंने तुझे? और जो काम तूने कभी नहीं किया वो तू अब करने लगा है। आखिर ऐसी क्या बात हो गई है जो तुझे नशा करने की जरूरत पड़ गई? बोलो रोहित, माँ जो पूछ रही है उसका जवाब दो। तुम तो कभी शराब नहीं पीते थे, फिर कल तुमने शराब क्यों पी? आखिर कौन सी बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है और तुमने इतना बड़ा कदम उठा दिया उस चीज के लिए? देखो, पहली बात तो ये मेरी लाइफ है, मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वो करूंगा। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? हाँ, तू भूल गया क्या बेटा? जिस काम के लिए तू हमें मना करता था वही काम आज तू कर रहा है। हाँ तो ये मेरी लाइफ है, मेरा जो दिल करेगा मैं वही करूंगा। आप दोनों को इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ऐसे ही समय बीतता जाता है। अब रोहित आए दिन शराब पीकर घर आया करता। नमिता और सुहाना दोनों बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। रोहित की हालत देखकर उन दोनों को बहुत बुरा लगता है। ऐसे ही एक रात रोहित घर नहीं आता। वो पार्टी करने में इतना ज्यादा बिजी था कि उसे अपनी माँ और बीवी को ये बताने तक का टाइम नहीं था कि वो आज घर नहीं आएगा। अगली सुबह जब वो घर जाता है तो सुहाना और नमिता दोनों उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं और उनसे कहती है, ये क्या तरीका है रोहित बेटा? आजकल तू पार्टी भी करने लगा है। 27 साल की उम्र हो गई है तेरी, और इन 27 साल की उम्र में तूने कभी शराब को हाथ नहीं लगाया, ना कभी पार्टी वार्टी की है, और आज तू ये सब करने लगा है। क्यों माँ, अगर घर की औरतें ये बेशर्मी दिखा सकती हैं तो मैं आदमी हूँ, मैं क्यों नहीं कर सकता? याद करो वो दिन जब मैं आप दोनों को बहुत ही ज्यादा समझाता था कि बंद कर दो ये सब, आप दोनों को समझ में नहीं आता था। और अब जब मैं कर रहा हूँ तब आपको बहुत तकलीफ हो रही है। वही तकलीफ मुझे भी उस समय होती थी। मैं अभी आपका बेटा हूँ और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि मेरी माँ मेरी पत्नी आधी आधी रात को शराब पीकर घर आती है। बहुत बुरा महसूस होता था मुझे। नमिता और सुहाना को खुद पर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है और वो दोनों उससे माफी मांगती है। इसके बाद रोहित उनसे कहता है, देखो माँ, मैं अपने परिवार में सुख शांति चाहता हूँ, इसलिए मैं तो वादा कर रहा हूँ कि मैं अब शराब नहीं पीऊंगा। लेकिन आगे से अगर आप दोनों में से किसी ने भी ये सब शुरू किया फिर से, तो मैं उसी रास्ते पर चले जाऊंगा जिस रास्ते पर मैं अभी चल रहा हूँ। इस तरह से रोहित अपनी माँ और पत्नी को उन्हीं की लैंग्वेज में उन्हें वो लेसन समझाता है। अब नमिता और सुहाना दोनों सारे बुरे काम छोड़कर घर गृहस्थी और अपना ध्यान लगाती हैं। सपना एक नंबर की बिगड़ी औरत थी जिसने अपने समय में अपनी सास को बहुत परेशान किया था। इसलिए जब सपना का बेटा राहुल इस दुनिया में आता है तो उसकी सास उसे एक श्राप देती है। कलमोही, तूने तो मेरी नाक ही कटवा दी। तेरी जैसी बिगड़ी बहू ना किसी को ना दे भगवान। भगवान करे कि तुझे भी 5 बिगड़ी बहू मिले और तेरा बेटा उन 5 से परेशान रहे। सासू माँ मेरी गलतियों की सजा मेरे बेटे को क्यों दे रही हैं? मेरा एक ही तो बेटा है, फिर भला मेरी 5 बहू कैसे, वो भी बिगड़ी? मैं इतनी भी बिगड़ी नहीं हूँ। वो तो वक्त बताएगा। जब तुझे तेरे एक इकलौते बेटे को ना 5 बहू मिलेगी ना, तब पता चलेगा। 25 साल बाद। सुमन बहन, इस बात को 25 साल हो गए जब मेरी सास ने मुझे श्राप दिया। उस दिन से मैं सुधर गई, पर अब वो श्राप पूरा होने का समय आ चुका है। अरे सपना, तू बेकार ही चिंता कर रही है। अब श्राप जैसी कोई चीज नहीं होती। ये सब तो कुछ भगवान के समय में होता था, अब किसी की जुबान नहीं लगती। पर मेरी सास की काली जुबान थी और उनकी जुबान लग चुकी है। मेरा बेटा शादी के लायक हो गया और मैंने पंडित जी से राहुल की कुंडली दिखाई तो उन्होंने भी कहा है कि राहुल की 5 बीवी होंगी। अरे तू बेकार ही परेशान हो रही है। चल मान लेते हैं ये सब सच है, पर बहू बिगड़ी आनी है या सुधरी, ये तो तेरे हाथ में है। क्या हुआ अगर तेरे बेटे की 5 लड़कियों से शादी होती है? क्या पता वो लड़कियां संस्कारी हो। और वैसे भी मेरी नजर में 5 बहनें हैं जो बहुत संस्कारी है। क्या तू सच बोल रही है? मेरी सास ने जो श्राप दिया था, क्या उसमें कुछ सुधार किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल, अगर तू मेरी बताई हुई लड़कियों से अपने बेटे की शादी करा दे तो अब तू तो जानती है ना, तेरे बेटे की किस्मत में 5 बीवियों का दोष है। तो एक एक करके क्यों बहुएं लाना, तू एक बार में ही 5 बहुएं ले आ। अब सपना सुमन की बातों में आ जाती है
और अपने इकलौते बेटे की शादी 5 बिगड़ी हुई लड़की नेहा, आरती, काजल, पूजा और दिशा से करवा देती है। सपना की बच्ची, तेरी सास ने जो तुझे श्राप दिया था वो तो सच होना ही था। तूने मेरी बहू को बिगड़ी कहा था ना, अब खुद संभाल अपनी 5 बिगड़ी बहू को जिसे तू संस्कारी समझती है। इस बात से अनजान सपना की उसके घर में 5 संस्कारी नहीं बल्कि 5 बिगड़ी हुई बहू आई हैं। वो अपनी 5 बहुओं का गृह प्रवेश करवाती है। मेरे घर की लक्ष्मी आ गई, अब मेरी चिंता खत्म हो गई। आओ बहू, तुम पांचों एक एक करके इस कलश को गिराकर घर में आ जाओ। सपना के कहते ही सपना की 5 बहू सबसे पहले अपना घूंघट हटाती हैं और आंखों पर चश्मा लगाकर अपने बालों को खोल लेती हैं और शादी का लहंगा खोलकर अपने उल्टे पैर से कलश को लात मारती हैं, जो कलश सीधा सपना की तस्वीर पर जाकर गिरता है। सासू माँ, आप तो बहुत कूल हो, हम 5 बहनों की तरह। वैसे हम 5 को इस शादी के जोड़े में बहुत गर्मी लग रही है। हम 5 ज्यादा देर तक ना इस शादी वाले जोड़े में नहीं रह सकते, इसीलिए हमने अपना जुगाड़ ना पहले से ही देख रखा है। वैसे माँ जी, मेरा ना गला सूख रहा है, अब जल्दी से आप घर में डीजे जलाओ और शैंपेन की बोतलें खोलो। बहू, क्या तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें यही संस्कार दिए हैं? अरे माँ, संस्कार नाम तो इनके कुत्ते का है। राहुल बेटा, तू भी अपनी बीवियों के साथ मिला हुआ है क्या? तुझे पहले से ही पता था तेरी बीवियां इतनी ज्यादा बिगड़ी हुई है? हाँ माँ, मुझे सब कुछ शादी से एक दिन पहले पता चला। मैंने सोचा कि पहले शादी न करूं, फिर मैंने सोचा मेरी किस्मत में तो यही लिखा है, आज नहीं तो कल मुझे अपनी 5 बिगड़ी हुई बीवी को झेलना ही है, इसलिए मैंने चुपचाप शादी कर ली। अब आप भी मेरे साथ अपनी 5 बिगड़ी बहू को संभालो, मैं चला सोने। इतनी बिगड़ी तो मैं भी नहीं थी अपने जमाने में। अपनी 5 बहुओं का असली रूप देखकर सपना का दिमाग घूम जाता है, तो वहीं उसकी 5 बहू घर में जाकर तेज आवाज में गाना चलाती है और हाथों में बोतल लेकर झूमती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन सपना की 5 बहुएं जबरदस्ती राहुल से उसका क्रेडिट कार्ड ले लेती हैं और अपने दोस्तों को घर बुलाकर उन्हें पार्टी देती हैं। अरे यार, यहाँ तुम सब एंजॉय करो, खर्चे की फिक्र क्यों करती हो? हम 5 का एक ही पति है, इसलिए हम 5 को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वैसे भी हमारे पति का क्रेडिट और डेबिट दोनों ही हमारे पास है। और हमारी सास की भी चिंता मत करो, क्योंकि एक समय पर हमारी सास भी कुछ कम बिगड़ी नहीं थी, तभी तो हमारी दादी सास ने उन्हें इतना अच्छा श्राप दिया। मैं तो शुक्रिया अदा करती हूँ अपनी दादी सास का, अगर वो उन्हें श्राप न देती तो हम 5 का किसी घर में बहू बनकर बस पाना बड़ा मुश्किल था। तुम्हारी तो चांदी ही चांदी है, मजा आ रहा है ना तुम 5 को? क्यों ना आज हम क्लब जाकर जुआ खेलें? कौन सा तुम्हारे पास पैसे की कमी है? क्या हो रहा है सब कुछ मेरे घर में? तुम 5 कहीं नहीं जाओगे। तुम 5 को जो करना था तुमने किया, पर शादी के बाद मेरे घर में तुम 5 की मनमानी नहीं चलेगी। सासू माँ, आप जानते हो आप हमें चाहकर भी नहीं रोक सकती, इसलिए साइड हटो। सपना की 5 बहू अपनी सास को धक्के देकर अपने दोस्तों के साथ क्लब चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और समय के साथ सपना की 5 बहू और भी ज्यादा बिगड़ जाती है। ऐसे ही एक दिन नेहा अपने साथ एक अनजान लड़के को घर लाती है। ये है मेरा घर और हम 5 बहनों का एक ही पति है, बेचारा अकेले हम 5 को संभाल नहीं पा रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं तुम्हें अपने साथ रख लूं। वैसे भी एक हफ्ते में एक ही दिन मुझे टाइम होता है और मुझे तो हफ्तों के 7 दिन टाइम चाहिए। अगर तुम्हें मेरे साथ टाइम बिताना था तो तुम्हें मेरे साथ मेरे घर चलना चाहिए, अपने घर क्यों ले आई? अपनी बहू की बढ़ती बदतमीजी देखकर अब सपना बर्दाश्त नहीं कर पाती और नेहा को एक थप्पड़ लगाती है। बस बहुत कर ली तुम 5 ने अपनी मनमानी। मेरा बेटा तुम 5 को कुछ बोले या ना बोले, पर मैं तुम 5 की बढ़ती बदतमीजी अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। सुमन ने ये मेरे साथ ठीक नहीं किया, मैंने गलती कर दी उस गिरी हुई औरत पर विश्वास करके। अरे ओ बुढ़िया, तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी बहन को थप्पड़ मारने की? भूल मत, तेरे किए की सजा तुझे खुद मिल रही है, और जब हमारा पति हमें कुछ नहीं कहता तो तू कौन होती है कहने वाली? इस तरह सपना की 5 बहुएं सपना को भला बुरा कहने लगती हैं, पर सपना हार नहीं मानती और उस लड़के को मारकर घर से बाहर कर देती है। ये बात नेहा को बर्दाश्त नहीं होती और वो जैसे ही सपना पर हाथ उठाने जाती है कि तभी वहाँ राहुल आ जाता है और नेहा का हाथ पकड़कर कहता है, मैं तुम 5 को इसलिए नहीं रोकता था क्योंकि मैं जानता था कि मेरे रोकने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि तुम 5 बिगड़ी लड़कियां नहीं सुधरोगी, पर आज तुम 5 ने हद पार कर दी।
तुम पांचों की हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ पर हाथ उठाने की? तो अब तुम इस बुढ़िया के लिए हमसे लड़ोगे? भूलो मत, हम पांचों तुम्हारी ही बीवियां हैं। तुम पांच मेरी बीवियां थी पर अब नहीं हो। मेरी किस्मत में जो लिखा था वो हो चुका है। अब मैं तुम पांचों बिगड़ी औरतों के साथ नहीं रह सकता, इसलिए मैं तुम पांचों को एक साथ तलाक देता हूँ। अब तुम पांचों आजाद हो, तुम्हें जो करना है करो। इतना बोलकर राहुल उन पांचों से उनके सारे अधिकार छीन लेता है, साथ ही साथ अपना क्रेडिट और डेबिट कार्ड भी ले लेता है और उन पांचों को घर से धक्के मारकर निकाल देता है। जिसके बाद राहुल अकेले ही अपनी माँ के साथ अपनी आगे की जिंदगी जीता है और फिर कभी शादी नहीं करता। चूचू चिड़िया की कहानी। ये कहानी है चिंकी चिड़िया की, जो कि एक बांझ थी। उसकी कोई संतान नहीं थी, जिस कारण उसको उसके ससुराल वाले बहुत खरी खोटी सुनाते थे। ऐसे ही एक दिन चिंकी के घर उसकी पड़ोस की पीहू चिड़िया मिठाई लेकर आती है। तभी मेनका कबूतरी, जो कि चिंकी की सास थी, वो पीहू से कहती है, अरे क्या बात है पीहू बहन, मिठाई किस खुशी में? अरे बहन, वो दरअसल बात यह है कि मेरी जो छोटी वाली नई बहू है ना, वो माँ बनने वाली है। इसी खुशी में मैं मिठाई बांट रही हूँ। अरे वाह, अभी तुम्हारी बहू की तो नई नई शादी हुई थी, शादी के कुछ ही महीनों बाद उसने खुशखबरी दे दी। ये होता है सौभाग्य। हाँ, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। सबका सौभाग्य मेरी तरह तो होता नहीं है, वरना यहाँ बहुत लोगों की बहुएं ऐसी हैं जिनकी शादी को तो करीब 10-12 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने अपनी सास को कोई खुशखबरी नहीं दी। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारी बहुओं ने तुम्हें बहुत जल्दी खुशखबरी दे दी। भगवान उसको सही सलामत रखे और एक स्वस्थ बच्चे तुम्हारी बहू को हो। पीयू के जाने के बाद मेनका चिंकी को बहुत सुनाती है और कहती है, देख लिया तूने, अरे हमारे पूरे समाज में नाक कटवा के रख दी। सारी बिरादरी में सब हंसते हैं मुझ पर कि तेरी बहू बांझ है। अरे अगर मुझे पहले ही पता होता ना कि तू ऐसी है, तो मैं तुझे इस घर की बहू बनाकर कभी नहीं लाती। मेरा भी मन करता है कि मेरे घर में बच्चे हो। माँ जी, मन तो मेरा भी करता है, लेकिन ये सारी चीजें मेरे हाथ में थोड़ी ना है। मैं तो भगवान से सिर्फ प्रार्थना करती हूँ, अब तो मेरी गोद में एक छोटा सा बच्चा दे दो। सब्र का बांध टूटा जा रहा है। मेरा तो दिल करता है कि कभी कभी अपनी जान भी दे दो। ऐसी जिंदगी जीने का क्या ही मतलब, जहाँ माँ बनने का सुख प्राप्त ना हो। तेरे से ज्यादा बदकिस्मत तो मैं हूँ। सब लोग मेरा मजाक बनाते हैं कि क्या बीतती है मेरे ऊपर, ये नहीं जानती। बड़े अरमान थे मेरे कि जब मेरी बहू आएगी तो मुझे नाती पोता खिलाने को मिलेगा, लेकिन अफसोस कि अरमान सिर्फ अरमान ही रह गए। बेचारी चिंकी आए दिन किसी न किसी के मुंह से ताने सुनती ही रहती। ऐसे ही समय बीतता जाता है। एक दिन चिंकी रोते हुए मंदिर जाती है। उस मंदिर में रोते हुए वो भगवान से प्रार्थना करती है और कहती है, हे प्रभु, ऐसा कौन सा पाप किया था मैंने जिसकी सजा आप मुझे अभी तक दे रहे हो? या तो मुझे अपने पास बुला लो या मुझे माँ बनने का सुख दे दो। मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ, अब जीने का मन नहीं करता। तभी वहाँ पर एक बूढ़ी चिड़िया आती है और वो बूढ़ी चिड़िया चिंकी से कहती है, अरे बेटा, मेरी मदद करो। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, मेरे साथ चलो। क्या हुआ माँ, सब ठीक है ना? बेटा, मुझे बताने का बिल्कुल भी समय नहीं है, तुम बस मेरे साथ चलो। तुम्हें खुद ब खुद सब कुछ पता चल जाएगा कि आखिर बात क्या है। ठीक है अम्मा। वो बूढ़ी चिड़िया चिंकी को एक घर ले जाती है जहाँ पर 12 छोटे छोटे बच्चे होते हैं। उन बच्चों को देखकर चिंकी हैरान रह जाती है और उस बूढ़ी चिड़िया से कहती है, क्या बात है अम्मा, सब ठीक तो है ना? ये इतने सारे बच्चे किसके हैं? बेटा, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं, बस मैं इतना कहना चाहती हूँ, अब इन 12 छोटे छोटे बच्चों की माँ तुम हो। तुम्हें इन्हें कैसे भी पालना है और बड़ा करना है, क्योंकि इन बच्चों का मेरे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं था और अब मेरा भी समय आ चुका है जाने का। इतना बोलकर वो बूढ़ी चिड़िया वहां से गायब हो जाती है। चिंकी चिड़िया को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वो इतने नन्हे नन्हे छोटे बच्चों को अपने साथ लेकर घर कैसे जाए। तभी उसे एक टोकरा नजर आता है और उस टोकरे को अपने सर पर उठाकर घर ले आती है। ये सब देखकर मेनका कबूतरी चिंकी से कहती है, ये सब क्या है बहू, ये किसके बच्चे हैं? चिंकी अपनी सास को सारी बात बताती है, जिसके बाद ये सब सुनने के बाद मेनका खुशी से चिंकी से कहती है,
ये सब भगवान का करिश्मा है। और तू हमेशा से यही सोचती थी ना कि तेरी झोली में एक बच्चा तो होना ही चाहिए था, लेकिन भगवान ने देख तुझे 12 बच्चों की माँ बना दिया। अब इन बच्चों की देखभाल तुझे सच्चे दिल और सच्चे मन से करनी होगी। इनको कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अब जो लोग मेरा मजाक बनाते थे उन लोगों को मैं दिखाऊंगी अपने 12 बच्चों की दादी हूँ मैं। माँ जी आप बिल्कुल सही कह रही, मुझे भी बहुत खुशी मिल रही है इन बच्चों को देखकर। इस तरह से दोनों सास बहू मिलकर उन 12 बच्चों का ख्याल रखती हैं। ऐसे ही समय बीतता जाता है। एक दिन मेनका कबूतरी चिंकी से कहती है, अरे चिंकी बहू मैं क्या सोच रही थी, चल जरा मार्केट चलकर इन बच्चों के लिए अलग अलग सुंदर सुंदर कपड़े लेकर आते हैं। अब ये थोड़े बड़े हो चुके हैं, इनके ऊपर जो आजकल के थोड़े फैशनेबल कपड़े होते हैं ना वो अच्छे लगेंगे। तो माँ जी अगर हम दोनों जाएंगे तो बच्चों को कौन देखेगा? एक काम करो आप चले जाओ अपनी पसंद से कपड़े ले आना, मैं घर पर इन बच्चों को देख लूंगी। अच्छा ठीक है, तू जरा इनका ध्यान रखना, मैं मार्केट से इनके लिए कपड़े लेकर आती हूँ। इतना बोलकर मेनका कबूतर मार्केट जाती है। चिंकी बच्चों के साथ खेल कूद में लग जाती है। उसे बच्चों के साथ बहुत अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर बाद चिंकी बच्चों को सुलाकर किचन में खाना बनाने लगती है। मेनका कबूतरी भी मार्केट से कपड़े लेकर आ जाती है। मेनका चिंकी को कपड़े देते हुए कहती है, अरे चिंकी बहू ये देख मैंने अपने सभी बच्चों के कपड़े ले आई, जरा देख तो कैसे लग रहे हैं। अरे माँ जी ये तो बहुत सुंदर कपड़े, चलो चलो बच्चों को पहना कर देखते हैं कि उनके ऊपर कैसे लगते हैं। दोनों सास बहू मिलकर जैसे ही कमरे में जाती हैं वो देखती हैं कि 12 के 12 बच्चे वहां से गायब हो चुके हैं। ये देखकर दोनों सास बहू हैरान रह जाती हैं और तभी चिंकी रोने लगती है और रोते हुए मेनका से कहती है, माँ मेरे बच्चे कहाँ चले गए? भगवान ने बड़ी मुश्किल से तो मुझे खुशी दी थी और अब ये खुशी एकदम से कहीं गायब हो चुकी है। इसे क्या हो रहा है माँ जी? दोनों सास बहू मिलकर रोने लगती हैं। तभी वहां शिवजी प्रकट होते हैं और शिवजी बड़े ही प्रसन्न होकर चिंकी से कहते हैं, दुखी मत हो चिंकी, मैं तुमसे बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूँ और इतने दिनों तक तुम जिन 12 बच्चों की सेवा कर रही थी वो दरअसल मेरे ही 12 रूप थे। गरीबी में भी तुमने उन बच्चों को बहुत ही अच्छे से पाला पोसा और बड़ा किया। उन बच्चों के पीछे मैं छुपा हुआ था और तुम मेरी ही सेवा कर रही थी। मैं तो सिर्फ तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुम इस परीक्षा में सफल हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम जल्दी ही अपनी कोख से एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दोगी। इतना बोलकर भगवान शिव वहां से चले जाते हैं। ऐसे ही समय बीता जाता है और एक दिन पता चलता है कि चिंकी माँ बनने वाली है। पूरे घर में खुशियों का माहौल था। चिंकी की सास और उसका पति दोनों मिलकर चिंकी की खूब सेवा करते और देखभाल करते करते 9 महीने बीत जाते हैं। 9 महीने बाद चिंकी एक बहुत ही स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है। इस तरह से वो सभी अपने जीवन में हंसी खुशी आगे बढ़ते हैं।